आज से कोई 12 साल पहले कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में एक पुलिस इंस्पेक्टर जिम में पसीना बहा रहे थे। उनकी उम्र तकरीबन 49 साल की थी, 49 ईयर्स, और वो बेंगलुरु के ही सिटी क्राइम ब्रांच, जिसे सीसीबी भी कहते हैं, उससे जुड़े हुए थे, उसमें काम करते थे। अभी वो जिम में वर्जिश कर ही रहे थे कि उनके मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने फ़ोन उठाया तो एक चिरपरिचित नाम देखा। उस आदमी का नाम उन्होंने ओरिजिनल नेम से नहीं बल्कि किसी और कोड नेम से सेव करके रखा था। वजह ये थी कि ये आदमी जो है इस पुलिस इंस्पेक्टर का एक मुखबिर था, यानी एक सीक्रेट इन्फॉर्मर जो उन्हें खुफिया जानकारियां दिया करता था। पुलिस इंस्पेक्टर का नाम है वैलेंटाइन डिसूजा। तो वैलेंटाइन डिसूजा ने ये कॉल उठाया, देखा कि इंपॉर्टेंट कॉल है, ऐसा इन्फॉर्मर है जो अक्सर वाइटल इन्फॉर्मेशन दिया करता है। तो वर्जिश करने के बावजूद उन्होंने देरी नहीं की और फ़ौरन फ़ोन उठा लिया। तारीख यही कोई 6 जुलाई की रही होगी, 6 जुलाई 2014 की। और फ़ोन उठाने के बाद उस दूसरी तरफ से इन्फॉर्मर ने डिसूजा साहब को एक जानकारी दी। ऊपरी तौर पर यह जानकारी कोई बहुत चौंकाने वाली, बहुत शॉकिंग नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी चूंकि पुलिस को जानकारी दी और इन्फॉर्मर ने जानकारी दी, तो पुलिस ऑफिसर ने यह तय किया कि वो इस जानकारी के बारे में और पड़ताल करेंगे, इस पॉइंट को एक्सप्लोर करेंगे। इन्फॉर्मेशन क्या था? इन्फॉर्मेशन ये थी कि उसने ये बताया कि बेंगलुरु में ही एक इलाका है जिसका नाम है अत्तावरा। उस अत्तावरा इलाके में एक फ्लैट किराए पर है, और किराए पर जिन लोगों ने उस फ्लैट को ले रखा है वो लोग पता नहीं क्या करते हैं, उनके कमरे की लाइट रात दिन जलती रहती है, यानी दिन को भी जलती है और रात को भी जलती है। दिन के वक्त में भी वो आसानी से कमरे से बाहर नहीं निकलते, और जब निकलते हैं तो उनके पास एक रेनो डस्टर कार है, उसी कार से वो बाहर निकलते हैं। अब सुनने में ये बातें बड़ी नॉर्मल सी लगती है, हर आदमी का अपना लाइफस्टाइल है, कोई अपने घर में 24 घंटे बल्ब जला कर रखे, ये उसकी मर्जी है, इसमें शक करने वाली क्या बात है। और इसमें भी और शक करने की क्या बात है कि कोई आसानी से घर से बाहर नहीं निकलता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा घूमना फिरना, बाहर जाना पसंद नहीं करते। आजकल ऑनलाइन सारी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, तो आलसी लोग जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम है वो प्रेफर करते हैं कि बाहर ना जाए, और कई बार मजबूरी भी होती है, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन खरीदने वाले लोग सारे आलसी हैं। तो खैर, इसमें कोई बहुत हैरान होने वाली बात नहीं थी, लेकिन इन्फॉर्मर ने जिस तरह से ये बात वैलेंटाइन डिसूजा को बताई तो डिसूजा साहब को लगा कि नहीं, इस मामले को चेक तो करना होगा, क्योंकि इस लड़के ने अगर कोई जानकारी दी है तो कुछ तो इस मामले में ज़रूर है। अब डिसूजा साहब जो क्राइम ब्रांच से जुड़े हुए थे, उन्होंने इस फ्लैट को खुद ही विजिट करने का फैसला किया और सोचा कि फ्लैट में जाकर पता करेंगे कि ये लोग कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। और साथ ही जब तक वो उस फ्लैट में विजिट करने के लिए जाते, उससे पहले उन्होंने अपने जो टीम के लोग हैं, यानी उनके जूनियर्स, उनको उस रेनो डस्टर का नंबर दिया और कहा कि इस कार पर ज़रा नज़र रखना कि ये कार, जब इस फ्लैट के लोग इस कार से बाहर निकलते हैं तो कहाँ जाते हैं और कैसे लोग उस गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, क्या फैमिली है, फीमेल्स भी हैं क्या, बच्चे भी हैं क्या, ये सब पता करना और हमें बताना। तो जूनियर विजिलेंट हो गए, सजग हो गए, और उन्होंने रेनो डस्टर कार को बहुत बारीकी से फॉलो करना शुरू किया। कुछ दिन गुजरे, तब तक बेंगलुरु में एक रेलवे क्रॉसिंग है जिसका नाम है महाकालीपदु रेलवे क्रॉसिंग। तो ये महाकालीपदु रेलवे क्रॉसिंग पर इस कार को पुलिस की टीम ने इंटरसेप्ट किया, देखा। क्राइम ब्रांच के लोग लगातार उस कार का पीछा कर ही रहे थे, उसके बारे में जानकारी जुटाना चाहते थे, और जिस तरह से इन्फॉर्मर ने बात बताई थी, क्राइम ब्रांच के लोगों ने इस कार को जब महाकालीपदु रेलवे क्रॉसिंग के पास इंटरसेप्ट किया, तब भी उनको थोड़ी संदिग्ध बात नजर आई। संदिग्ध ये नजर आई कि उन्होंने देखा कि इस गाड़ी में 3 नौजवान लड़के बैठे हुए हैं। आमतौर पर कोई फैमिली होती है तो इतना अपराध की संभावना नहीं होती, थोड़ी कम होती है, महिलाएं हो, बच्चे हों, बुजुर्ग बैठे हुए हों, तो पुलिस भी कई बार जाने देती है कि यार फैमिली वाले बैठे हुए हैं। लेकिन जिस गाड़ी में 3-4 नौजवान बैठे हुए हों और जो गाड़ी पहले से ही शक के घेरे में हो, उस कार को रोककर उसकी पूछताछ करनी तो बनती है। तो क्राइम ब्रांच की टीम ने महाकालीपदु रेलवे क्रॉसिंग के पास इस गाड़ी में बैठे नौजवानों को रोका और उनसे पूछताछ करने की शुरुआत की। अभी पुलिस पूछताछ कर ही रही थी, और पूछताछ करने से पहले पुलिस ने कहा ठीक है, गाड़ी की चेकिंग कराओ। तो ये लोग थोड़े रिलक्टेंट थे, चेक नहीं करवाना चाहते थे गाड़ी। लेकिन जब पुलिस ने कहा तो उन लोगों ने गाड़ी चेक करवाने के लिए हामी भरी और दरवाजे खोलकर चेक कराए, और जो बूट स्पेस होता है, यानी जिसे हम कहते हैं डिग्गी, पीछे वाली जगह, उसे भी पुलिस वालों ने खोलकर देखा। लेकिन जैसे ही वो बूट स्पेस ओपन किया पुलिस ने, पुलिस के नाक में एक तेज़ बदबू का भभका आया, झोंका आया, और पुलिस ने यह भी देखा कि बूट स्पेस में कुछ खून के धब्बे हैं। ये देखकर पुलिस वालों का माथा ठनका। पुलिस को लगा भाई ये क्या बात है, कार के अंदर से इस तरह की बदबू आ रही है, बूट स्पेस में खून के धब्बे हैं, क्या मामला है।
पुलिस ने इन लड़कों से पूछताछ की और कहा कि भाई क्या मामला है, किस चीज़ का खून है। उन लोगों ने तमाम कहानियाँ सुनाने की शुरुआत की, नहीं मटन लेकर आए थे और ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, इस तरह की बातें। लेकिन पुलिस को चूंकि इन पर शक था तो पुलिस ने इन लड़कों को रोक लिया और अपने साथ थाने लेकर गई। इन लड़कों के नाम हैं मोहम्मद महाजीर सनाफ, मोहम्मद इरशाद और मोहम्मद सफ़वान। इन तीनों से पुलिस ने पूछताछ की शुरुआत की। एक तरफ पुलिस की टीम इनसे पूछताछ कर रही थी और दूसरी तरफ इनका जो किराए का फ्लैट था, जो ऑलरेडी शक के घेरे में था, जिसके बारे में इन्फॉर्मर ने पुलिस इंस्पेक्टर को जानकारी दी थी, पुलिस की एक टीम ने उस फ्लैट को विजिट करने का फैसला किया। अब पुलिस की एक टीम इन लड़कों को लेकर या इन लड़कों में से किसी एक को लेकर उस फ्लैट में पहुंची और कहा कि फ्लैट खोलो, हमें फ्लैट की तलाशी लेनी है। पुलिस जब अंदर पहुंची तो पुलिस ने फ्लैट के अंदर जो कुछ देखा उसे देखकर कुछ देर के लिए पुलिस वाले भी ठिठक गए। उस फ्लैट में हर तरफ खून ही खून था। दीवार पर खून के छींटे थे, बिस्तर पर खून के छींटे थे, बिस्तर का जो फोम होता है, मैट्रेस, उसका काफ़ी सारा हिस्सा किसी चाकू जैसी चीज़ से एब्रप्टली काट कर निकाला गया था। प्लस जो डस्टबिन है उसमें खून से सने हुए कपड़े थे। इस तरह की सारी चीज़ें उस घर के अंदर मौजूद थी और उस घर से तेज़ बदबू आ रही थी, ठीक वैसी ही बदबू जैसी बदबू इनकी रेनॉ डस्टर एसयूवी से भी आ रही थी। अब पुलिस ने जब ये देखा तो पुलिस ने कहा कि भाई क्या मामला है, किसका खून है। अब इनके पास और झूठ बोलने का कोई विकल्प नहीं था, कोई चारा नहीं था और इन लोगों ने ये कबूल कर लिया कि हाँ, यह खून किसी जानवर का नहीं है, बल्कि इस मकान में उन्होंने 2 लोगों का कत्ल किया है। 2 लोगों का कत्ल, डबल मर्डर। पुलिस वाले हैरत में पड़ गए और पुलिस ये सोच में पड़ गई कि अगर इस गाड़ी को इंटरसेप्ट न किया होता, अगर इन लड़कों को उस लेवल क्रॉसिंग पे न रोका होता, अगर इन्फॉर्मर ने वो जानकारी न दी होती जिसमें कुछ भी अजीब बात नहीं थी, सिर्फ शक था, अगर उस शक के आधार पर इन लोगों का पीछा नहीं किया होता तो शायद 2 लोगों के कत्ल की ये कहानी कभी सामने ही नहीं आती। लेकिन किसका कत्ल किया था इन्होंने, क्यों किया था और ये मामला क्या है, पुलिस को अभी ये सारी कहानी, मर्डर की पूरी मिस्ट्री अभी पुलिस को अनरावल करनी थी, खुलासा करना था। तो पुलिस ने अब इनसे जो पूछताछ की उससे जो कहानी निकलकर सामने आई, अब आप वो कहानी सुनिए। ये कहानी भी बहुत ही शॉकिंग है और रोंगटे खड़े करने वाली है। एक नौजवान कर्नाटक का ही रहने वाला जिसका नाम है नफ़ीर, मोहम्मद नफ़ीर, वो एक तस्कर था। वो दुबई जाता था और जब भी उसे मौका मिलता था दुबई से वो गोल्ड स्मगलिंग किया करता था। 2014 की बात है, जुलाई में ये सब पकड़े गए थे। जून के महीने में नफ़ीर दुबई से लौटा था और अपने साथ तकरीबन 3 किलोग्राम सोना तस्करी करके भारत लेकर आया था, मंगलुरु लेकर आया था। और आने के बाद उसने अपने एक दोस्त से बात की थी जिसका नाम है फ़हीम। फ़हीम वैसे तो तस्कर नहीं था, वो रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान चलाया करता था, लेकिन नफ़ीर चूंकि उसका दोस्त था और नफ़ीर ने गुड फेथ में लेकर फ़हीम से बातचीत की और कहा कि वो 3 किलो सोना दुबई से लेकर आया है तो उसे बिकवाने में मदद करो, कुछ तुम रख लेना, कुछ हम रख लेंगे। तो फ़हीम को बात समझ में आई, फ़हीम को लगा कि ठीक है, ये सोना बिकवाते हैं, कुछ पैसे भी आ जाएंगे। इस तरह के लालच अक्सर समाज में लोग एक दूसरे को दिया करते हैं, हमने देखा है, हमने एक्सपीरियंस भी किया है। तो फ़हीम को अब नफ़ीर ने जब ये ऑफ़र दिया तो फ़हीम अब प्रोबेबल बायर ढूंढने लगा, किससे बात करें, किसको सोना बेचा जाए, खतरा भी है, सोना कहाँ से आया, कहीं किसी ऐसे आदमी को पेशकश कर दे बेचने की जो पुलिस वालों से मिला हुआ हो तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो फ़हीम जो है बहुत सजग सतर्क होकर सावधानी से इन सोने को बिकवाने की कोशिश में लग गया। उसने अपने एक और फ्रेंड मोहम्मद सनाफ से बात की और मोहम्मद सनाफ को पूरी बात बताई और कहा कि भाई ये सोना बिकवा दो, कुछ तुम रख लेना, कुछ हम रख लेंगे। मोहम्मद सनाफ जो कि एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी था, उसको ये मामला बहुत बढ़िया लगा। उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिकवा देंगे, मेरे पास कुछ कस्टमर्स भी हैं जो ख़रीदना चाहते हैं। और एग्जैक्टली मोहम्मद सनाफ ने किया भी वही। 3 में से तकरीबन 2.5 किलोग्राम सोना उसने 73 लाख रुपए के एवज में बेचा, यानी बेचने में कामयाबी हासिल कर ली। तो ये सोना बेचने के बाद मोहम्मद सनाफ ने कुछ पैसे जो है फ़हीम को दिए, क्योंकि फ़हीम की मोहम्मद सनाफ से मुलाकात थी, दोस्ती थी और फ़हीम ने ही उसे ये सोना दिलवाया था, तो फ़हीम को कुछ पैसे दिए। लेकिन पैसों का जो असली हकदार था मोहम्मद नफ़ीर, जो तस्करी करके सोना दुबई से लेकर आया था, उसे एक भी पैसा न तो मोहम्मद सनाफ ने दिया और न ही फ़हीम ने दिया। अब नफ़ीर जो था वो अपने रुपए मोहम्मद फ़हीम से भी मांगने लगा और चूंकि सनाफ ने बिकवाया था तो सनाफ से भी मुलाकात हुई थी, सनाफ से भी मांगने लगा। इस तरह से जो तस्करी की शुरुआत जहाँ से हुई जिस लड़के से, उस लड़के के पास पैसा ही नहीं आया तो वो थोड़ा बेसब्र हो गया और उसने फ़हीम और सनाफ से रुपए पैसों की मांग शुरू कर दी। सनाफ जो है ये पैसे
लौटाना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि ये जो 73 लाख में मैंने बेचा है, जो कुछ उसने आसपास के अपने दोस्तों को बांटा वो बांटा, लेकिन बाकी के पैसे वो रख लेना चाहता था। खेल देखिए कि जिस आदमी का सोना है उसे ही पैसे नहीं देने, ये भी हद एक बात है। बेशक धंधा बेईमानी का हो, लेकिन कहते हैं ना कि बेईमानी में भी कुछ ईमानदारी होती है। ये उतने भी ईमानदार नहीं थे और इन्होंने नफ़ीर को पैसा ही देने से मना कर दिया, बल्कि बदले में मोहम्मद सनाफ ने यह प्लान किया कि वो नफ़ीर को ठिकाने लगा देगा। इसके बाद मोहम्मद सनाफ ने अपने 2 दोस्त, जिनमें एक का नाम है मोहम्मद इरशाद और एक का नाम है सफ़वान, इन दोनों को राज़ी किया और राज़ी करने के बाद उन्होंने ये तय किया कि वो नफ़ीर और फ़हीम दोनों की हत्या करेंगे और जो भी सोना बेचकर कुछ पैसे आए हैं वो पैसे तीनों दोस्त आपस में बांट लेंगे। यानी फ़हीम की हत्या करके उससे भी रुपए पैसे झटक लेने का इनका प्लान बन गया। पूरी प्लानिंग के तहत इन्होंने इसके बाद एक मकान किराए पर ली और वो मकान किराए पर लिया उसी बेंगलुरु के अत्तावरा इलाके में, जिस फ्लैट के बारे में मैंने आपको बताया। और इसी के साथ इन्होंने केरल के कासरगोड ज़िले में, जो बेंगलुरु से लगता हुआ है, वहाँ पर इन्होंने एक खेत खरीदा, एक ज़मीन खरीदी, एक ऐसी ज़मीन जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पिट बना हुआ था। यानी जल संरक्षण के लिए जो गड्ढे होते हैं, ताकि नेचुरल वाटर जो आए, वाटर रिसोर्स को प्रिजर्व करने के लिए उस कुदरती उन गड्ढों में डाल दिया जाए और वो गड्ढों से वो पानी फिर से भूमिगत जल की तरह रिस्टोर हो जाए। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग आज के ज़माने में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर हमारे देश के ज़्यादातर इलाकों में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग इसको फॉलो भी नहीं करते। लेकिन वहाँ केरल में उस कासरगोड के उस खेत में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक पिट भी था और सफ़वान ने वहाँ एक खेत जो है वो ख़रीद रखा था। इसके बाद जब मर्डर की प्लानिंग हो गई तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने फ्लैट किराए पर लिया था, उसके बाद एक दिन नफ़ीर और फ़हीम को सनाफ ने, इरशाद ने और सफ़वान ने मिलकर ये कहा कि आपके जो भी रुपए बनते हैं वो रुपए हम आपको दे देंगे, आप आइए हमारे फ्लैट में, हम बैठ के डिस्कस करते हैं और आपका जो निकलता है वो पैसा आपको दे दिए जाएंगे। नफ़ीर और फ़हीम ने राहत की सांस ली, उनको लगा कि चलो अब तो मामला डील डन हो गया। कुछ भी नहीं मिल रहा था, थोड़ा ही सही कुछ तो पैसे मिले, इतनी तकलीफ से स्मगलिंग करके लाया, बेचा। तो ये दोनों बड़ी उम्मीद से नफ़ीर और फ़हीम जो है उस फ्लैट में पहुँचे। ये जो है जून 2014 की ही बात है, आखिरी दिनों की। और पहुंचने के बाद, बल्कि नहीं जून नहीं, 1 जुलाई, मैंने कहा था ना जून 2014 के आखिरी दिनों की बात है, तो 1 जुलाई को उस किराए के फ्लैट में नफ़ीर और फ़हीम को इन लोगों ने बुलाया था और ये लोग पहुंचे थे। और पहुंचने के बाद जैसे ही वो लोग आए, वहाँ रुपए पैसे की कोई बातचीत नहीं हुई। तीनों लड़के महाजिर सनाफ, मोहम्मद इरशाद और मोहम्मद सफ़वान ये तैयारी से थे। इन्होंने बड़े बड़े चाकुओं से ताबड़तोड़ तरीके से नफ़ीर और फ़हीम को गोदना शुरू कर दिया, उन पर घातक हमले शुरू कर दिए, ताबड़तोड़ तरीके से वार किए। पूरे घर में, दीवारों पर, बिस्तर पे, वॉशरूम में, पैरों के नीचे, फ्लोर पर, हर जगह खून ही खून, हर तरफ खून ही खून बिखर गया और 2 लाशें चंद मिनटों में वहाँ गिर गई और तीनों लड़के चाकू मार कर, हत्या करके पूरी तरह खून से नहा गए। इसके बाद इन्होंने अपने आप को क्लीन किया, जाकर प्रॉपर तरीके से नहाए, चाकू वाकू छिपाया और फिर ये प्लान करने लगे कि इन लाशों को ठिकाने कैसे लगाया जाए। इसके बाद प्लानिंग के तहत उन्होंने इन दोनों लाशों को तकरीबन 9 से 10 टुकड़ों में काटा। काटने के बाद उन्हें पॉलीथीन के बैग में भरा, खून ना बहे इसका भरसक इंतज़ाम किया, कोशिश की, सील पैक किया और उसी रेनॉ डस्टर की डिग्गी में, बूट स्पेस में उन लाश के टुकड़ों को डाला। और इसके बाद ये लोग 3 जुलाई को उन दोनों लाशों को टुकड़ों में बांटकर लेकर गए बेंगलुरु से केरल कासरगोड, उसी खेत में जिस खेत को मोहम्मद सनाफ ने ख़रीदा था, सफ़वान ने। और उस खेत के रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पिट में उन्होंने दोनों लाशें डाल दी और ऊपर से उस पिट को बंद कर दिया, यानी एक तरह से पूरी तरह से उसको सील बंद कर दिया। अब ये राज शायद ही कभी बाहर आता। क्यों? क्योंकि जो नफ़ीर और फ़हीम हैं ये भी नाजायज़ कारोबार में शामिल थे। सोने की तस्करी और सोने की तस्करी के बाद लाए गए सोने को इलीगल तरीके से बेचना, ये भी क्रिमिनल एक्टिविटी है, ऑफेंस है। तो इन लोगों ने इस एक्टिविटी के बारे में ज़ाहिर है सारे लोगों को तो बताया नहीं होगा, हो सकता है घर वालों को भी पता ना हो। तो जब किसी को पता नहीं होता है तो इस तरह के मामले में किसी आदमी की वल्नरेबिलिटी और बढ़ जाती है, मतलब वो और आसान शिकार अपराध का बन जाता है, अपराधियों का बन जाता है। तो यहाँ पर नफ़ीर और फ़हीम को किसने कब अगवा किया, कहाँ इनकी हत्या की, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन नफ़ीर और फ़हीम को बुलाकर जिस तरह से हत्या की, वो राज हमेशा छुपा रहता। अगर वो जो मुखबिर है जिसको इस फ्लैट में जलती लाइट से और रेनॉ डस्टर से उन लड़कों के निकलने की एक्टिविटी पर शक नहीं होता और उस मुखबिर ने
पुलिस इंस्पेक्टर, सीसीबी के पुलिस इंस्पेक्टर वैलेंटाइन डिसूजा को वक्त पर वो जानकारी न दी होती तो शायद डबल मर्डर का ये राज कभी बाहर नहीं आता। पुलिस ने रैंडम चेकिंग के दौरान, हालांकि पीछा कर रही थी पुलिस उस गाड़ी का, लेकिन महाकाली पदू रेलवे क्रॉसिंग के पास चेकिंग के दौरान उस गाड़ी को रोका और जैसे ही गाड़ी में खून के धब्बे और बदबू पुलिस ने महसूस की, देखे खून के धब्बे, तो फिर पुलिस ने इस मामले को एक्सप्लोर करना शुरू किया और फिर 2 कत्ल के इस चौंकाने वाले और विभत्स मामले का क्राइम ब्रांच ने सक्सेसफुली उसको सॉल्व किया। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। पुलिस के पास तमाम सबूत थे, चाहे वो गाड़ी की मूवमेंट की बात हो, गाड़ी में पाए गए खून के धब्बे हो, डीएनए, फिंगरप्रिंट, मरने वालों की पहचान, उसकी पहचान इस्टेब्लिश करना, जो गुनहगार पकड़े गए थे उस गाड़ी से, उस फ्लैट से, उनकी निशानदेही पर फ्लैट में गए, वहाँ से जो चीज़ें बरामद हुई, इस्तेमाल किया गया चाकू, ये सारी चीज़ें, एक अच्छी तफ्तीश पुलिस ने की और पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की और 7 अप्रैल 2025 को दक्षिण कन्नड़ा के एडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों को गुनहगार करार देते हुए आजीवन कारावास यानी ताउम्र कैद की सज़ा सुनाई। तो ये थी पूरी कहानी, ये था पूरा क्राइम इन्वेस्टिगेशन, जिसमें अगर उस मुखबिर ने मकान में जलती लाइट को देखकर और उन नौजवानों की एक्टिविटी को देखकर उन पर शक न किया होता तो डबल मर्डर का ये खौफनाक मामला शायद कभी सामने नहीं आता। तो थैंक्स टू बेंगलुरु पुलिस, थैंक्स टू सीसीबी इंस्पेक्टर वैलेंटाइन डिसूजा जो अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने इस मामले का इन्वेस्टिगेशन किया और जिस तरह से मुखबिर ने जानकारी दी वो अपने आप में नायाब है। आप इस केस पर क्या सोचते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।